Well, and today the topic of discussion we have is chapter number 6 from Kaplan study text. It's a chapter number 6 from Kaplan study text और इस चैप्टर का जो नाम है वो है इन्वेंट्री. ओके. सो ये जो इन्वेंट्री है इसको बेसिकली डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2. Here we go. अच्छा, जब भी आप इन्वेंट्री का वर्ड सुनेंगे और जब भी आपकी नज़र से सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ आएगा तो इन्वेंट्री से मुराद हमेशा होगी क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स ऑलवेज अबाउट क्लोजिंग इन्वेंट्री. लेट मी राइट इट फॉर यू. हियर इज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री. नाउ द थिंग इज़ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री. अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ना आप लोग क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं. अब मैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ आसान लफ्ज़ों में कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से मुराद क्या होती है. ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स सिंपल आसान लफ्ज़ों में अनसोल्ड गुड्स इन हैंड. अनसोल्ड गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, इसको आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं कि आपने 100 यूनिट्स ख़रीदे, उसमें से 80 यूनिट्स बेच दिए, 20 यूनिट्स नहीं बेच पाए और आपके फाइनेंशियल ईयर का ख़त्म हो गया है साल, तो वो जो साल के आखिर में 20 यूनिट्स बच गए वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी. उसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं. नाउ अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है और वो क्या है? वो है बेसिकली कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ एडजस्टेड इन CGS as per matching concept. Now what does it mean कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने एडजस्ट करना है CGS में मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जैसे आपके नॉलेज में है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि जितनी इनकम अर्न हुई उसको अर्न करने के लिए जो ख़र्चा आपने इनकट किया, आपने उस इनकम के अगेंस्ट उस खर्चे को लिख के प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, मैच कर देना. मैच का मतलब है इनकम के अगेंस्ट खर्चे को माइनस कर देना. नो, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एडजस्टेड इन CGS? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ और मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के अलावा और मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ इस एक ही एग्जांपल को टैकल करने की कोशिश करूँगा कि अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट ना हो फिर क्या होगा, अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा तो फिर क्या होगा. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ विदाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट. विदाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट. नाउ अब विदाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है, मैं नीचे आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने लगा. एज्यूम करते हैं आपने पूरे साल के अंदर 2 यूनिट्स परचेज़ किए, तो आप परचेजेस 2 यूनिट्स और 1 यूनिट जो है वो आपको $10 का पड़ा ईच. इसका मतलब है टोटल आपने जो यूनिट परचेज़ किए वो किए 2 और टोटल ख़र्चा उसके ऊपर आया दैट इज़ 20. अब आपने मेहनत की और पूरे साल आप कामयाब हो गए 2 में से 1 यूनिट बेचने के, तो आपने इनकम अर्न कर ली 2 में से 1 यूनिट की और 1 यूनिट आपने बेचा है $15 का. ठीक है, आपकी $15 की इनकम हो गई है और आपने ख़र्चा कितना कर डाला था? $20. अब एज्यूम करते हैं कि अगर इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्या कर रहे होंगे? आप इस इनकम के अगेंस्ट इस ख़र्चे को जो आपने किया है मैच करेंगे. अल्टीमेटली 15 की आपकी इनकम हुई, 20 का आपका ख़र्चा हुआ, तो आपका लॉस आया है कितना? $5 का. Isn't it? You have sustained the loss of
$5। मेक सेंस? ओके, अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर ये हो रहा होता। अभी इसी एग्जांपल को मैं नीचे लेके जाने लगा हूँ कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत इस एग्जांपल को हम कैसे ट्रीट करेंगे विद मैचिंग कॉन्सेप्ट। इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई विद मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सारी कहानी बेसिकली मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत एडजस्ट करना है CGS में। नाउ व्हाट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट? अब इसको मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश आपके सामने करूँगा। देखें, आपने पूरे साल 2 यूनिट्स ख़रीदे बेचने के लिए, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट आपको $10 का पड़ा, तो आपकी कॉस्ट आई $20 की। आपने मेहनत की, पूरा साल 1 यूनिट बेच दिया, तो आपकी इनकम हुई 1 यूनिट की, और 1 यूनिट जो है वो आपने $15 का बेचा और आपकी इनकम हो गई $15। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने इनकम 1 यूनिट की अर्न की है ना, तो आप ये जो ख़र्चा उसके सामने $20 लिखने लगे हैं, ये तो ख़र्चा आपके 2 यूनिट्स का है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी इनकम अर्न की आपने उसके अगेंस्ट जो खर्चा किया उसको मैच करें। इनकम हमने 1 यूनिट की अर्न की, खर्चा हम 2 यूनिट का क्यों लिखेंगे, 1 यूनिट का नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो जो 1 यूनिट नहीं बिक पाया उस 1 यूनिट को हम परचेजेस यानी कॉस्ट में से, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, लेस करेंगे, और उसको हम कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। 1 यूनिट नहीं बिक पाया $10 का, तो वो 20 में से $10 की कॉस्ट को माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो यूनिट बिक पाया है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, $10, इज़न्ट इट? 1 यूनिट की कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया 2 यूनिट्स में से। 1 यूनिट की कॉस्ट $10 आई है, वो जो 15 की इनकम 1 यूनिट के ऊपर अर्न की है उसके ऊपर ख़र्चा कितना किया था, $10। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 की इनकम हुई है और ख़र्चा कितना हुआ है, ख़र्चा आपका हुआ है $10, तो $5 का आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? आई होप दिस मेक सम सेंस। तो इसी को, ये जो सेल्स में से मैंने परचेजेस माइनस की है सेल्स में से, इसी को तो कहते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS। CGS क्यों बोलते हैं कि वो जो चीज़ें बेची हैं उनकी कॉस्ट, चीज़ें तो हमने 1 यूनिट बेचा है ना, तो 1 यूनिट के ऊपर जो खर्चा आया है वो $10 का है, उसकी कॉस्ट को हम मैच करेंगे। अब अगर आप देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने एडजस्ट किया है CGS में एज़ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि चूंकि ये चीज़ नहीं बिकी, इनकम अर्न नहीं हुई, तो हम इसकी कॉस्ट को क्यों इनकम के अगेंस्ट मैच करें, वो हमने उठा के बाहर कर दी है। मेक सेंस? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें, अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें यह है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपके प्रॉफिट को और CGS को इफ़ेक्ट कर रही होती है, जैसे कि मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करने लगा हूँ। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि यही जो एग्जांपल है ना विद मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको मैं नीचे ब्रॉट डाउन करता हूँ और इसी के ज़रिए आपको ये सिखाऊँगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे इम्पेक्ट करती है प्रॉफिट के ऊपर और CGS के ऊपर। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक हेडिंग दे डाली है, इफ़ेक्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन CGS एंड प्रॉफिट। नीचे वही जो ऊपर इलस्ट्रेशन थी उसको मैंने लिख दिया। मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ पंगे लेने लगा और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि CGS कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है और साथ साथ जो है वो प्रॉफिट कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे कि देखिए, अगर आप गौर से क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो मॉनेटरी फिगर है वो है $10। एज्यूम करते हैं कि ये $10 की जगह क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मैं ऐसे ही यहाँ पर $12 लिखने लगा। ठीक है, तो ये अमाउंट $12 हो गई। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री $10 से बढ़कर 12 हो गई तो 20 में से 12 गया तो पीछे 8 आता है ना, इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम हो गई। ऐसा ही है, 20 में से जब 12 गया तो पीछे 8 आता है, इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गई। 2 की क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी, 2 से CGS कम हो गया। और अब प्रॉफिट के ऊपर देखते हैं कि 15 में से 8 किया तो प्रॉफिट 7 आ गया। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा करने से CGS कम हुआ और उसी दौरान प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। ऐसे ही है, तो इसको
जब हम सॉल्व करेंगे 15 में से 8 गया तो $7। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ड्रा होती है आसान भाषा में। वो इक्वेशन क्या है देखें, वो इक्वेशन ये है कि जब भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, व्हेनेवर योर क्लोजिंग इन्वेंट्री एस्केलेट, जब भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा आ रही होगी, याद रखिएगा, लेट मी मेक इट मोर क्लियर फॉर यू, जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ज़्यादा आएगी तो एज अ रिज़ल्ट जो CGS है वो कम हो जाएगा। व्हेनेवर द क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस तो आपका जो CGS है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जब CGS कम होगा, आपका एक्सपेंस कम होगा, तो प्रॉफिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमें मिलता है। वो कंक्लूजन क्या है कि जब भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो CGS कम हो जाएगा, CGS कम होगा तो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मैं ये लिखता हूँ कि CGS ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, ऐसा ही है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई तो CGS कम हो गया, इज़न्ट इट? क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी है तो CGS कम हो गया। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CGS। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है बढ़ जाना। जैसे कि आपको पता है डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है ना, सप्लाई अगर कांस्टेंट रहती है तो डिमांड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रॉफिट प्राइस के साथ, और अगर सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस कम हो जाती है। इसका मतलब है ऑपोजिट, इन्वर्सली रिलेशनशिप है सप्लाई का प्राइस के साथ। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि उसी इलस्ट्रेशन को यहाँ पर नीचे ब्रॉट डाउन करता हूँ, और इसके बरक्स जो है वो मैं दूसरी जो सिनेरियो है वो आपके सामने पेश करता हूँ कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा CGS के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। देखें, मैंने दोबारा से वही इलस्ट्रेशन एग्जांपल ब्रॉट डाउन कर दी है नाउ। अब मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट ये करने लगा हूँ कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाए तो CGS के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और साथ साथ जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। जैसे तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री $10 थी, मैं इसको कम करने लगा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं $8 कर देता हूँ। हियर वी गो। इसका मतलब 20 में से 8 गया तो पीछे 12 बचा। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई है तो आपका CGS ज़्यादा हो गया, और जब CGS ज़्यादा हुआ तो 15 की इनकम में से कॉस्ट 12 की माइनस हुई, तो प्रॉफिट आपका 5 से गिर के कितना रह गया, 3 रह गया। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर एक और इक्वेशन जो है वो डेवलप हो रही है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने लगा हूँ। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन ये है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाए तो आपका जो CGS है वो बढ़ जाएगा, और जब आपका CGS बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। मेक सेंस? यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो प्रॉफिट कम, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो CGS ज़्यादा। मेक सेंस? इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रॉफिट के साथ, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम प्रॉफिट भी कम, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का इन्वर्स रिलेशनशिप है CGS के साथ, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो CGS ज़्यादा। मेक सेंस? इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास एक ऐसा इंसेंटिव है कि जिसको हम मैनिपुलेट करके या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके या कोई भी मेथड यूज़ करके अगर हमने प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं, और अगर हमने प्रॉफिट को कम करना है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न और टैक्स एवेजन तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई। मेक सेंस? अच्छा, यहाँ पर मैं एक ओरली बात कर देता हूँ। देखें, कुछ जो बिज़नेसेस होते हैं वो पूरा साल सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का
कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। साल के आखिर में वो बस एक काउंटिंग करते हैं कि कितनी इन्वेंट्री बच गई है, तो वो फिर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और जो कुछ बिजनेसेस होते हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस इन्वेंट्री वैल्यूएशन। खैर, वो आप जब किताब पढ़ेंगे या मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। नाउ अब आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितने फॉर्म्स में अवेलेबल होती है? फॉर्म्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने कितने फॉर्म्स में आपके पास अवेलेबल होती है? नाउ देखें, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल ख़रीद रखा है, साल के आखिर में वो बचा पड़ा है। अच्छा, इसको मैं नंबर 2 कर देता हूँ। वो जो रॉ मटेरियल सप्लायर के पास से बचा पड़ा है, एक तो वो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट होगा। फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस में बचा पड़ा है वो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट होगा। फिर सेमी फिनिश गुड्स जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई, बस अभी थोड़ी सी रह गई हैं तैयार होने में, वो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट होगा। एंड नंबर 4 इज़ जो फिनिश गुड्स होंगी और वेयर हाउस में या फिर शॉप में पड़ी हैं लेकिन बिक नहीं पाई और साल ख़त्म हो गया है, तो वो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट होगा। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल। मेक सेंस? ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री की जर्नल एंट्रीज, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। नाउ जर्नल एंट्रीज। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के जर्नल एंट्री सीखते हैं और फिर हम उसको ओपनिंग बनाएंगे तो उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके CGS में से माइनस होती है और CGS आपका एक्सपेंस होता है ना, यानी परचेजेस जो आपने ख़रीदी हुई हैं वो जो नहीं बिक पाई तो आपने उसको एक्सपेंस तो नहीं बनाना ना, जो नहीं बिक पाई। इन शॉर्ट कि क्लोजिंग इन्वेंट्री CGS में से माइनस होती है, CGS एक्सपेंस होता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब CGS में से माइनस होती है तो CGS कम होता है ना, तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम CGS में से माइनस करते हैं तो एक किस्म का CGS हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से मुराद CGS हम क्रेडिट कर देंगे, डेबिट हम इन्वेंट्री करेंगे। अब चूंकि वो इन्वेंट्री जो बिक नहीं पाई वो हमारा करंट एसेट है, वो अगले साल हम बेचेंगे, ओपनिंग बन जाएगी, इसलिए वो हम डेबिट कर देंगे। मेक सेंस? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ये SOPL में क्रेडिट हो रही होगी, मतलब CGS को कम कर रही होगी, और वो जो इन्वेंट्री डेबिट हो रही है वो बैलेंस शीट में आप डेबिट कर रहे होंगे। ओके, अब अगर यही इन्वेंट्री जब अगले साल ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी तो हम क्या करेंगे? When this inventory becomes an opening inventory, देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री CGS में ऐड होती है। अगर आपको CGS का फार्मूला याद हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ऐसे ही है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से CGS ज़्यादा आता है, चूँकि परचेजेस ज़्यादा हो जाती हैं। इसका मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री CGS को जब ज़्यादा करती है तो आपका जो CGS है वो डेबिट हो जाता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाता है SOPL में, और वो जो इन्वेंट्री आपने एसेट बनाई थी पिछले साल, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, that was your current asset because that is immediately available for sale for the very start of the next year, accounting year. CGS डेबिट कर देंगे, और वो जो इन्वेंट्री थी आपने करंट एसेट बनाई थी, उस इन्वेंट्री को अब आप ख़त्म कर देंगे एज अ करंट एसेट बिकॉज दैट इज़ इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल फॉर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लिहाजा ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री हो जाएगी। मेक सेंस? चलें, अब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से आप प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इज़ इट? ओके,
तो हमारे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा आती है तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। अब हमारे पास इन्वेंट्री को वैल्यू करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ी हुई हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। ठीक हो गया जी ना। देखिए, इन्वेंट्री को वैल्यू करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मैं थोड़ा सा जनरलाइज रखूँगा, मैं इतना क्लोज डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसको, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको ऐसे लेके चलूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। देखें, अगर तो आपके पास जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस हैं, पहले हम हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस आइटम्स वो होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट। लेकिन जब हेट्रोजीनियस आइटम्स हैं तो उनकी वैल्यूएशन करना बड़ा आसान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन्स हैं, सीरीज़ पड़ी है 1 से लेके 15 तक, और आप जब देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आप पहचान जाएंगे सर ये 1 है, ये 2 है, यानी एक जैसे तो नहीं होंगे ना। तो अगर मेरे पास साल के आखिर में 5 यूनिट आईफोन 1 के पड़े हैं, 7 के पड़े हैं, 11 के पड़े हैं, तो उनकी तो वैल्यूएशन करना बड़ा आसान होगी मेरे लिए, ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी कि जब मेरे पास जो आइटम्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस से मुराद है सेम, आइडेंटिकल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, मेरा चावलों का कारोबार है, मैंने 3 लड़के रखे हुए हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है बासित और एक का नाम है दानिश। अब मैंने बासित से कहा कि यार तुमने चावल लेके आने हैं अपने इलाके से, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडी भावलदीन से। बासित को मैंने कहा तुमने चावल जो है वो पलवाल से लेके आने हैं, और दानिश को मैंने कहा कि तुमने चावल गुजरांवाला से लेके आना है, ठीक है। अब ये जो ए है अली, ये चावल लेके आया है 200 पर केजी। जो बासित है वो 250 पर केजी लेके आया है, और जो दानिश है वो लेके आया है 450 पर केजी। ठीक हो गया। अब एज्यूम करते हैं कि मेरा एक जो स्टोर रूम का सुपरवाइज़र है उसका नाम है इब्रार। इब्रार इंतहाई फ़ारग तरीन सुपरवाइज़र है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता हुआ और उसने सिंपल आई काम किया हुआ है और उसको पता किसी भी चीज़ का नहीं है। उसने क्या किया, उसने एक बोरा लिया ये, और इन तमाम चावलों को जो है वो उस बोरे में डाल दिया। ठीक हो गया जी। अब जब मैंने विज़िट किया तो मैंने इब्रार साहब से गुजारिश की कि हज़रत साहब ये आपने क्या किया। कहता है सर एक ही जैसे थे बाबा, प्राइसेस डिफरेंट थी ना। अब अगर मुझे ये जो चावल पड़े हुए हैं सारे इस बोरे में, अच्छा इस बोरे को ना बेसिकली साइलोस बोलते हैं। गांव में आपने देखा होगा बड़ा सा स्टील का ड्रम होता है, उसमें गंदम डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू पंजाब, सिंध एरिया, बलूचिस्तान, तो उसमें रवाज है अभी भी। अगर मैं इस मलंग इब्रार साहब को कहूँ कि जनाब ये ज़रा निकालें चावल 450 वाले सेपरेट करें, 250 वाले, 200 वाले, वो कहेगा सर पागल हो गए हैं, मैं कैसे सेपरेट करूँ, सारे एक जैसे ही तो हैं। तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, मैं फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज़ करूँगा जो कि आपने पढ़ी भी हैं। वो टेक्निक्स कौन सी हैं? मैं इसके ऊपर FIFO यूज़ करूँगा, मैं इसके ऊपर FIFO यूज़ करूँगा और LIFO यूज़ करूँगा। LIFO यूज़ नहीं होता मम्मी तौर के ऊपर, यू नो बेटर देन ना। FIFO का मतलब क्या है? FIFO का मतलब यू थिंक कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले निकाला जाएगा। जैसे कि ये 200 केजी का माल जब आया तो वो यहाँ तक रहा, 250 वाला जब डाला यहाँ तक रहा, 450 केजी डाला तो यहाँ तक हो गया। अब मैं कहता हूँ FIFO अप्लाई करें, तो FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले निकलेगा। आपने देखा होगा साइलोस की यहाँ पर छोटी सी विंडो होती है, उसके नीचे आप परात रखें,
तो जो माल निकल रहा होगा 40 kg तक, वो मैं कहूँगा कि ये 200 kg लिया हुआ, ऐसे ही है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी एवको अप्लाई करना है, तो एवको का मतलब है जो दरमियान में माल आया होगा 250 kg का, वो निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा यार, पहले ये बाहर निकालूंगा 200 kg का, फिर दरमियान वाले चावल निकालूंगा। और अगर जस्ट इन अ केस मैं लाइफो अप्लाई कर रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में डाले हैं वो निकालूंगा, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं इस साइलस पे सीड लगाऊंगा, इब्रार साहब को इसके ऊपर चढ़ाऊंगा, और इब्रार साहब जाके ये जो चावल हैं ये निकाल के नीचे फेंकेंगे। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फाइफो एवको लाइफो का क्वांटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फाइफो यूज़ कर रहे हैं, एवको यूज़ कर रहे हैं, लाइफो यूज़ कर रहे हैं, चावल यही वाले बाहर निकल रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? प्राइस उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे जिस प्राइस के ऊपर आपने ख़रीदा है पहले। अगर फाइफो यूज़ करें तो 200 kg, अगर आप लाइफो अप्लाई कर रहे हैं तो चावल यही निकल रहे होंगे, प्राइस लास्ट वाली इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 450। मेक सेंस? अच्छा, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे हिट करती है, मैं उसको प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट करने लगा हूँ आपके सामने। जैसे कि एज्यूम करते हैं कि हम अप्लाई करने लगे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाइफो। अब फाइफो जो है वो कैसे हिट करेगी, इफ़ेक्ट करेगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। जैसे कि ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना के कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए। ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा बना है, मैं इसको ठीक भी करने की कोशिश कर देता हूँ, इफ़ इट कैन ठीक हो जाए, नहीं होता तो चलें छोड़ दफ़ा करें। खैर, मैं यहाँ पर पीरियड्स ले लेता हूँ, जैन, फेब, मार्च और टिल दिसंबर, और यहाँ पर मैं प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है, 200, 400, 600, 800। और मैं यहाँ पर एक एजम्पशन लेता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, इंक्रीज़ इन प्राइसेस। देखें, मेरी कोशिश होगी कि जो माल मैंने जनवरी में ख़रीदा है उसको मैं फरवरी में निकाल दूँ, उस टाइम प्राइस मेरी 200 थी, फिर मैं मार्च वाले माल को निकालूँ। फिर इसका मतलब है जो माल मैंने सबसे आखिर दिसंबर में ख़रीदा हुआ होगा, ज़ाहिर है वो बचा पड़ा होगा ना, उसको मैं अगले साल जनवरी में बेचूंगा। दिसंबर में जो माल मैंने ख़रीदा होगा, आप देखें उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, 800 है, ऐसे ही है ना, प्राइस इज़ हाई, उसकी प्राइस चूँकि सबसे ज़्यादा है और वो माल बच गया है साल के आखिर में, दैट बिकम्स माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब है फाइफो के तहत अगर प्राइसेस का रुझान अपवर्ड है, तो जो माल आपने सीज़न के आखिर में ख़रीदा होगा, यानी कि जब सीज़न पीक के ऊपर था, आपका काउंटिंग पीरियड इख्तिताम पजीर हो रहा है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगा, उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि यहाँ से मेरे पास एक और जो है वो पॉइंट मिलता है कि इन फाइफो, जो फाइफो है, अगर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, कंडीशन ये है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा निकल रही होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा तो CGS कम, CGS कम तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। मेक सेंस? आई होप दैट मेक सम सेंस। ओके, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि फाइफो की निस्बत अगर एक कंपनी जो हमारी कंपेटिटर है वो एवको यूज़ कर रही है और प्राइसेस का ट्रेंड वही है जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, फिर ग्राफ बनाता हूँ, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो फिर क्या होगा। जैसे कि ये है जैन, फेब, मार्च, नवंबर, दिसंबर, 200, 400, 600, 800, ठीक है, और ये प्राइस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब मैं करूँगा क्या, बेसिकली करूँगा ये, अगर मैं एफ को अप्लाई कर रहा हूँ तो जनवरी और फरवरी की प्राइस को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्राइस आएगी वो थोड़ी सी जो है वो कम आएगी, जैसे कि वो तकरीबन यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी, इसी तरह यहाँ आएगी, और
जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी दिसंबर में बनेगी, जो चीज़ें हमने दिसंबर में ख़रीदी थी उनकी प्राइस हम एवरेज ले रहे होंगे ना, जब उनकी प्राइस एवरेज ले रहे होंगे तो वो 800 से कम आ रही होंगी, जबकि FIFO में वो 800 आ रही थी। एफको में वो 800 से कम आएगी, चूँकि नवंबर और दिसंबर की प्राइस को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि जो कंपनी एफको यूज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू FIFO, ऑटोमेटिकली उनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री एज़ कम्पेयर टू FIFO कम निकलेगी। मेक सेंस? नाउ तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ कि अगर आप एफको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री एज़ कम्पेयर टू FIFO कम निकल रही होगी। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम निकल रही है तो CGS ज़्यादा हो जाएगा, CGS ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा। आई होप दिस मेक सम सेंस, इज़न्ट इट? ओके, ठीक है। अच्छा, ये सारा मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, इसका आपके F3 में इतनी डिटेल में नहीं है, आपको सिंपल तरीके से सवाल आएंगे, आप हल कर लेंगे। मैं आपके बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस बैकएंड के ऊपर जो वर्किंग होती है तो आपके पास डेप्थ असेसमेंट नॉलेज हो, क्योंकि सिंपल पास कर लेना पेपर इज़ नॉट इनफ, आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो, जो कि आपको जॉब या कहाँ यहीं पर भी डिबेट हो रही हो तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ, यू नो समथिंग। मेक सेंस? अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं।